हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग इम्यूनोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इस लेक्चर में आज हम इम्यून सिस्टम में जो भी सेल्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इम्यून सेल्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में इम्यून रिस्पॉन्स में जो भी सेल्स रोल प्ले करते हैं वो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम बोलते हैं। अब एक इम्यून सेल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, पर इम्यून सेल और नॉर्मल सेल में क्या फ़र्क होता है, यानी ऐसे कौन सी इंपॉर्टेंट या स्पेशल चीज़ें हैं जो इम्यून सेल में होती हैं। सबसे पहली चीज़, एंटीबॉडी रिसेप्टर्स। एक इम्यून सेल में एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जिस भी सेल में एंटीबॉडी के रिसेप्टर हैं यानी वो एक इम्यून सेल है। एंटीबॉडी रिकॉग्निशन, इम्यून सेल्स में एंटीबॉडी रिकॉग्निशन होता है। रिलीज साइटोकाइन, इम्यून सेल्स जो होते हैं वो साइटोकाइन रिलीज करते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी हमेशा उनके पास न्यूक्लियस होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इम्यून सेल है और उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। ई न्यूक्लिएटेड सेल कभी भी इम्यून सेल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे इम्यून सेल की। अब हम देखते हैं कि इम्यून सेल किस तरीके से बनते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमारे बोन मैरो में एक स्टेम सेल होता है जिसको हम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हैं। तो ये जो हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है ये बोन मैरो में होता है और इससे ही हमारे जितने सेल होते हैं वो बनते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से दो तरीके के प्रोजेनाइटर सेल्स बनते हैं, एक माइलॉइड प्रोजेनाइटर और एक लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। जो हमारे माइलॉइड प्रोजेनाइटर होते हैं उससे हमारे मोनोसाइट बनते हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डेंड्रियाटिक सेल। तो ये सब सेल हमारे माइलॉइड प्रोजेनाइटर से बनते हैं और यहाँ पर जो हमारे मोनोसाइट होते हैं उनसे ही हमारे मैक्रोफेज बनते हैं। जब मोनोसाइट होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, जैसे ही वो मैच्योर होते हैं तो वो मैक्रोफेज में बदल जाते हैं और वो टिश्यूज़ में जाने लगते हैं। तो जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं इनके पास फेगोसाइटोसिस का फंक्शन होता है, यानी कि ये फेगोसाइटिक होते हैं। तो ये जो हमारे माइलॉइड प्रोजेनाइटर से सेल्स बनते हैं ये सब सेल्स बनते हैं। उसके बाद जो हमारा लिम्फोइड प्रोजेनाइटर है उससे हमारे चार तरीके के सेल्स बनते हैं, डेंड्रिटिक सेल, बी सेल, टी सेल और हमारे नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है बच्चों। अब देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि डेंड्रिएटिक सेल लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से भी बनता है और माइलॉइड से भी बनता है। इनका फंक्शन बिल्कुल सेम होता है, बस इनका ओरिजिन अलग होता है, ठीक है। फंक्शन बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही होते हैं, पर इनका क्या है, ओरिजिन डिफरेंट है। तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर वाले डेंड्रिएटिक सेल और लिम्फोइड वाले, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये पूरा एक चार्ट हो गया जिसमें कि आप देख सकते हो कि कौन से प्रोजेनाइटर से कौन कौन से सेल्स बने हैं। तो अब हम चलते हैं ग्रैनुलोसाइट से पहले हिमेटोपोइटिक ऑर्गन के पास। तो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जहाँ पर ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है उनको हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है उनको हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स बोलते हैं। तो अब एज के साथ साथ जो ऑर्गन होता है वो भी शिफ्ट होता रहता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हिमेटोपोइटिक ऑर्गन हमारा हमेशा एक ही रहे। तो एज के साथ जो हमारा हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है वो डिफरेंट होता रहता है। जैसे कि जब जो फीटस होता है वो 0 से 2 मंथ्स का होता है, तब जो ऑर्गन होता है जहाँ पर कि हमारा ब्लड सेल का प्रोडक्शन चलता है वो यॉक सैक होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गन नहीं है, ये एक हम कह सकते हैं पार्ट है बस। तो 0 से 2 मंथ वाला जो फीटस होता है उसका हिमेटोपोइटिक ऑर्गन होता है यॉक सैक। 3 to 4 मंथ में लिवर ये काम करता है ब्लड सेल को प्रोडक्शन करने का। 5 मंथ्स में लिवर और स्प्लीन दोनों ही हिमेटोपोइटिक ऑर्गन होते हैं, यानी लिवर और स्प्लीन दोनों में ही ब्लड सेल्स बनते हैं। उसके बाद 6 मंथ में लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो तीनों में ही ब्लड सेल्स बनते हैं। फिर अप टू 9 मंथ्स, यानी फिर 6 से लेकर 9 मंथ तक, यानी 6 मंथ के बाद 9 मंथ्स तक, जब तक कि बच्चा डिलीवर नहीं होता है तब तक लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो ही एक हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करते हैं। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है, तो जन्म से लेकर जब तक वो जिंदा रहता है तब तक सिर्फ बोन मैरो ही हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करती है, यानी हम लोगों में बोन मैरो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम कर रही है और यहाँ पर ही सारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई हमारे हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की।
अब हम देखते हैं कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। उनमें सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो खुद से ही जनरेट हो सकते हैं, यानी अपने से ही वो अपने जैसा दूसरा सेल जनरेट कर सकते हैं। अनस्पेसिफाइड होते हैं, यानी ये नहीं बोल सकते कि ये जो हमारा स्टेम सेल है ये कौन सा सेल बनेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए ये अनस्पेसिफाइड होता है। किसी भी सेल में ये कन्वर्ट हो सकता है, डेवलप हो सकता है, और ये डिफरेंशिएशन के लिए कैपेबल होता है, यानी इसमें डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल की, कि सेल्स हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक हमारे सेल्स होते हैं प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल कौन से होते हैं बच्चों? जो सिर्फ एम्ब्रियोनिक सेल्स बना सकते हैं। तो एक तरीके से ये स्टेम सेल्स के टाइप हैं कि कितने टाइप के स्टेम सेल्स हो सकते हैं। जो हमारे प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक सेल्स बना सकते हैं। जितने भी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के सेल हैं सिर्फ वो बन सकते हैं। मल्टीपोटेंट सेल्स जो होते हैं उनसे डिफरेंट सेल्स बन सकते हैं, पर वो सारे सेल एक ही लीनेज के होने चाहिए, यानी एक ही टाइप के होने चाहिए। जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट, ये सेल डिफरेंट हैं पर इनका ओरिजिन सेम है कि ये ब्लड सेल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो मल्टीपोटेंट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट सेल में डिफरेंशिएट ज़रूर हो जाते हैं, पर वो जो सेल्स होते हैं वो सेम लीनेज के होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं। फिर आते हैं हमारे यूनिपोटेंट सेल। यूनिपोटेंट सेल सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल में ही बदल सकते हैं, एक ही टाइप के सेल को वो बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हर तरीके के सेल बना लेते हैं। तो टोटीपोटेंट सेल ऐसे होते हैं जो कि हर एक सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, चाहे कोई भी सेल हो। ठीक है बच्चों, तो टोटीपोटेंट सेल किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे 4 टाइप के सेल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारे हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको टाइप्स ऑफ सेल याद रखने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ग्रेनुलोसाइट पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम सिर्फ ग्रेनुलोसाइट के बारे में डिटेल में समझेंगे, बाकी के जो भी सेल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चलता है कि यहाँ पर ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनमें इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोब्स हो सकती हैं, 3 से 5 तक भी लोब्स हो सकती हैं इसमें। ठीक है, और इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है। जो हमारे ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ठीक है बच्चों, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स ये हमारे 3 टाइप के ग्रेनुलोसाइट्स हो सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स, जैसे कि इसके नाम से आप समझ पा रहे हैं कि ये न्यूट्रल से कुछ इनका कनेक्शन है। तो बेसिकली ये न्यूट्रल पीएच पर स्टेन होते हैं, और जब इनकी स्टेनिंग होती है तो ये पिंक कलर देते हैं। ठीक है, जब इनकी स्टेनिंग होती है तो ये पिंक कलर देते हैं। जो इनका न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, 3 से लेके 5 तक इनके न्यूक्लियस में लोब्स हो सकती हैं। इनके ऊपर IgG के रिसेप्टर्स होते हैं, यानी जो हमारा IgG है यानी कि एंटीबॉडी जी है उसके रिसेप्टर्स इसके ऊपर होते हैं। और जितने भी ल्यूकोसाइट्स हैं, तो ल्यूकोसाइट की टोटल पॉपुलेशन का 70% ये बनाते हैं। तो ल्यूकोसाइट में 70% न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। अगर हम बात करें ग्रेनुलोसाइट की, तो ग्रेनुलोसाइट में 90% तक होते हैं ये। ठीक है, तो टोटल ग्रेनुलोसाइट का 90% है ये, और ल्यूकोसाइट का 70% है, यानी ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले इम्यून सेल्स हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये ऐसे सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन की साइट पर सबसे पहले पहुंचते हैं। कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो तो सबसे पहला सेल जो वहां पर पहुंचता है वो न्यूट्रोफिल होता है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमें चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो हमारी एक साइट ऑफ इंजरी है, ये मान लीजिए कि हमारी साइट ऑफ इंजरी है, यहाँ पे हमें चोट लग गई, हमारी जो स्किन है वो रप्चर हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है, कीमोकाइंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये जो कीमोकाइंस होते हैं इनके रिसेप्टर्स हमारे न्यूट्रोफिल पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कीमोकाइन से अट्रैक्ट होता है हमारा न्यूट्रोफिल और धीरे धीरे कीमोकाइंस की तरफ बढ़ने लगता है, और जहाँ पर कीमोकाइन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है यानी कि साइट ऑफ इंजरी पे, वहाँ तक न्यूट्रोफिल्स पहुँच जाते हैं।
ठीक है, और उनके इन्फ्लुएंस में फिर यहाँ पर वो काम करते हैं। वो ये देखने का काम करते हैं कि कोई पैथोजन तो अंदर नहीं आ गया, उसको किल करने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से न्यूट्रोफिल हमें डिफेंस करते हैं, हमें डिफेंड करते हैं, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे सबसे पहले ये पहुँच जाते हैं। अब जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मेन कंपोनेंट होते हैं पस का। जब हमें चोट लग जाती है तो आपको पता है कई बार पस पड़ जाता है उसमें। ठीक है, तो पस का मेन कंपोनेंट हमारे न्यूट्रोफिल होते हैं। इनफैक्ट जो वाइट कलर होता है पस का, येलोविश वाइट कलर जो होता है, वो न्यूट्रोफिल की वजह से ही होता है। अब यहाँ पर जो इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल के अंदर, वो एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स कंटेन करते हैं, यानी उन ग्रैन्यूल्स में एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होते हैं, जैसे कि डिफेंसेस। ठीक है, डिफेंसेस होता है इनके अंदर, और ये हमें माइक्रोब से बचाने का काम करते हैं। और न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। जो भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन आता है उसको एनगल्फ कर लेते हैं और अपने अंदर ही उसको किल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा न्यूट्रोफिल का काम होता है। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि साइट ऑफ इंजरी पे या साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जो सेल सबसे पहले आता है वो हमारा न्यूट्रोफिल होता है। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये फैगोसाइटोसिस शो करता है। उसके बाद यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारा न्यूट्रोफिल का प्यारा सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि इसके जो न्यूक्लियस है उसमें 3 लोब्स हैं, और ये जो सेल है उसमें ग्रैन्यूल्स हैं। ग्रैन्यूल्स में एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी मौजूद हैं। जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है उसका मार्कर होता है CD66। अगर बहुत सारे सेल्स में आपको न्यूट्रोफिल पहचानना है तो CD66 आप देखिए, अगर CD66 होगा दैट मीन्स वो न्यूट्रोफिल है। तो इसका सेल मार्कर कौन है, CD66। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इस पर इंटरल्यूकिन 8 के रिसेप्टर होते हैं। तो जो हमारा साइटोकाइन होता है उसके रिसेप्टर होते हैं, इसके ऊपर IL-8 के रिसेप्टर्स होते हैं। साथ में एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स भी इसमें होते हैं, IgG के रिसेप्टर होते हैं, यानी G एंटीबॉडी के रिसेप्टर भी इसके ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है न्यूट्रोफिल का। इसमें बच्चों रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है और CD भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के जो हमारे ग्रेनुलोसाइट है, बेसोफिल। जो हमारा बेसोफिल होता है उसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, यानी 2 लोब्स उसके न्यूक्लियस में होती हैं। ये बेसिक डाई से स्टेन होता है, और जैसे कि हमारा मिथाइलिन ब्लू हो गया, ये एक बेसिक डाई, इससे ये स्टेन हो जाता है। ग्रेनुलोसाइट की पॉपुलेशन में ये सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं उनमें हिपैरिन और हिस्टामिन होता है। ठीक है, हिपैरिन और हिस्टामिन इसके ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हमारे बेसोफिल ब्लड वेसल से टिश्यूज़ की तरफ जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन वेस्कुलर परमेबिलिटी। इनका इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन में जो सेल काम करता है वो हमारा बेसोफिल होता है। ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं नेचर में, और एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स में इनका रोल होता है। क्योंकि इनमें हिस्टामिन और हिपैरिन है तो जाहिर सी बात है एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स में इनका काम ज़रूर होगा। तो एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी में इनका रोल है। और अगर कोई एक्टोपैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है, यानी बाहर का कोई इन्फेक्शन हो जाता है पैरासाइट से, एक्टो का मतलब बॉडी से बाहर, तो एक्टोपैरासाइटिक अगर कोई इन्फेक्शन है तो बेसोफिल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो बेसोफिल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है जब एक्टोपैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बेसोफिल का एक सुंदर सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइलोब्ड इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पर इसका जो मार्कर है वो है CD164। तो बेसोफिल का मार्कर होता है CD164। इसमें IgE के लिए रिसेप्टर होते हैं, यानी एंटीबॉडी E के लिए इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। तो एंटीबॉडी E यहाँ पर आकर बाइंड कर सकती है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेल पर बच्चों, ये है हमारा इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल एसिडिक डाई से स्टेन हो सकते हैं, जैसे कि इओसिन से, और उसी की वजह से इनका नाम है इओसिनोफिल। ये ग्रैनुलोसाइट का 5% होते हैं बस। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा हमारा न्यूट्रोफिल ही मिलता है। ये फैगोसाइटिक हो सकते हैं नेचर में, और इनका भी एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में रोल होता है। कोई भी एंडोपैरासाइटिक इन्फेक्शन है, यानी बॉडी के अंदर का कोई इन्फेक्शन है जो कि पैरासाइट की वजह से हो गया है, तो उस दौरान इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी इओसिनोफिल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये टेस्ट करने का तरीका भी होता है। अगर न्यूट्रोफिल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, अगर बेसोफिल का बढ़ता है तो एक्टो हो सकती है, इओसिनोफिल का बढ़ता है तो एंडोपैरासिटिक हो सकती है। तो इस तरीके से हम पता भी लगा सकते हैं, डायग्नोज भी कर सकते हैं बच्चों।
ठीक है। अब ये आप देख पा रहे हो, ये हमारे किसका स्ट्रक्चर है, इओसिनोफिल का। तो इओसिनोफिल का ये स्ट्रक्चर है हमारा, और यहाँ पर आप ग्रैनुल्स देख सकते हो, इसका न्यूक्लियस देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके मार्कर होते हैं। वैसे तो दो हैं यहाँ पे, CD44 और CD69, पर CD69 इसका मार्कर होता है। अब यहाँ पर कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, IgE के लिए भी इसके ऊपर रिसेप्टर होता है और IgG के लिए भी रिसेप्टर होता है। तो E एंटीबॉडी और G एंटीबॉडी दोनों के लिए इसके ऊपर रिसेप्टर होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा इओसिनोफिल का। बच्चों अब यहाँ पर ग्रैनुलोसाइट्स तो सब हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेल के सिंबल्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, किस सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है वो इस चार्ट में शो किया हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, इमैच्योर थाइमोसाइट इस तरीके से शो किया जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। TH सेल का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद TC सेल है, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक T सेल, ये रिसेप्टर का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो। यहाँ पे इसका साइटोटॉक्सिक T सेल है, नेचुरल किलर सेल। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि T सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर इस तरीके से शो करते हैं, एंटीबॉडी। उसके बाद CD4, CD8, MHC सेकेंड क्लास और MHC फर्स्ट क्लास, साइटोकाइन और साइटोकाइन रिसेप्टर। तो इस तरीके से डिफरेंट सिंबल्स हैं। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी सेल्स को बनाने में, उनको मेमोराइज करने में, उनके फंक्शंस जानने में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी के जो भी सेल्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।